हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु के बारे में। परमाणु का इंग्लिश में जो नाम है वो एटम कहते हैं। इंग्लिश नाम क्या है इसका? एटम। तो परमाणु की संरचना, हमने जो परमाणु की संरचना के बारे में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ये टॉपिक था परमाणु, ठीक है। वहां पे आपने एक डाल्टन का मॉडल पढ़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कि परमाणु की यदि हम बात कर रहे हैं तो परमाणु होता क्या है। पहले हम 10th क्लास में, 9th क्लास में और 11th क्लास में जो पढ़ते आ रहे हैं वो बता देता हूं कि परमाणु एक वह किसी पार्टिकल का, मान लीजिए ये एक मार्कर है, इसके हम इतने छोटे छोटे सूक्ष्मतम टुकड़े करें, वो सूक्ष्मतम कण जो कभी बाद में इसके बहुत ही छोटा पार्टिकल हम निकाल दें, इसका बहुत ही छोटा सूक्ष्मतम कण निकाल लें, तो इसका वापिस से कोई विभाजन ना हो कर सके। तो अर्थात क्या हुआ, परमाणु का मतलब कि वह पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण, वह छोटा सा छोटा कण जिसका कभी विभाजन ना किया जा सके, अविभाज्य हो, क्या कहलाया? परमाणु कहलाया, ठीक है। इसके बाद में जो परमाणु था, ये तो यहां तक हम पढ़ते आ रहे थे। इसके बाद में हमने 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि डाल्टन का मॉडल। अब डाल्टन महाराज, साइंटिस्ट जो डाल्टन थे, उन्होंने बोला कि भाई, जो डाल्टन ने बोला कि परमाणु है वो किसी अदर पार्टिकल, किसी अदर पदार्थ से मिलकर ही नहीं बनाए, कोई और उसमें कण या परमाणु अणु यूज ही नहीं हुए हैं, उसमें सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये हमारे इन्होंने मॉडल दिया कि इसमें केवल, इसको परमाणु को जो बनाने में केवल 3 चीजों का यूज हुआ है, 3 चीज उपयोग में ली गई हैं, ठीक है। अब 3 चीज उपयोग में ली गई है, वो कौन सी हैं? पहली थी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक हमने यूज में लिया न्यूट्रॉन, एक हमने यूज में लिया प्रोटॉन, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या था? एक ऋणावेशित कण था। ऋणावेशित कण, न्यूट्रॉन एक उदासीन हुआ करता था, और एक प्रोटॉन था, और प्रोटॉन को क्या नाम दिया उसने? धनावेशित कण। ये किसने कहा? डाल्टन ने, ठीक है। अब डाल्टन का मॉडल जो था वो क्या हो गया? फेल हो गया। अब एक नया मॉडल आया, वो नया मॉडल का नाम था जे थॉमसन मॉडल। यहां से अपना 12th का चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जे थॉमसन मॉडल के बारे में हम जानते हैं। तो जे थॉमसन मॉडल ने बताया, जे थॉमसन मॉडल से बाद में, पहले, इससे पहले डाल्टन मॉडल आया था, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो बात की थी डाल्टन ने, वो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो थे, अभी मॉडर्न फिजिक्स में हम उनको क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज कणों से मिलकर बने हैं। कि पहले डाल्टन ने बोल दिया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बने हैं। अब क्वार्ट, जो मॉडर्न फिजिक्स आई है, आधुनिक फिजिक्स जो है, उसमें हम बोलते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किससे मिलके बने हैं? क्वार्ट्ज से मिलके बने हैं, ठीक है। अब जो जे थॉमसन मॉडल था, जे थॉमसन जी ने 1897 में क्या किया? इलेक्ट्रॉन की खोज की। अब इलेक्ट्रॉन की खोज की और इन्होंने, जे थॉमसन ने कह दिया कि भाई, जो इलेक्ट्रॉन है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, और इस पर क्या, कौन सा इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन के इस पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है, अर्थात ऋणात्मक चार्ज होता है, ठीक है। ये किसने कह दिया? जे थॉमसन ने। कब कहा? 1897 में। ये आपका एक 1 लाइनर क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है फिजिक्स में कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और कब की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेशित कण है? ऋण आवेशित कण है, ठीक है। अब आपको जो जे थॉमसन था, उन्होंने कुछ समय बाद 1904
सन 1904 में एक मॉडल दिया और इस मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। 1904 में इन्होंने एक मॉडल का नाम दिया और उस मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। जो प्लम पुडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग के अनुसार जे थॉमसन ने बताया कि भाई एक कोई परमाणु है, ये कोई परमाणु है, इन्होंने कह दिया कि जो ये परमाणु है इस परमाणु के एक गोले में पूरे में इसमें धनावेशित अर्थात पॉजिटिव चार्ज भरा रहता है। क्या भरा रहता है? धनावेशित चार्ज भरा रहता है इसमें। किसने बोल दिया? जे थॉमसन ने। अब इसमें इन्होंने बता दिया कि इसमें धनावेशित चार्ज तो भरा रहता है, बट इन्होंने ये भी बताया कि इसमें जो ऋण आवेश है वो ऋण आवेश इसमें कैसे भरा होता है? नेगेटिव चार्ज है वो कहीं कहीं पे इसमें व्यवस्थित होता है, ठीक है। ये किसने कह दिया? जे थॉमसन ने। अब थॉमसन जी ने कह दिया कि इनके बीच मान लीजिए इसमें पूरे में तो क्या भरा है? धनावेश भरा है, और इस धनावेश के अंदर, इस धनावेश के बीच में जो गैप है, जो स्पेस बचा हुआ है, उसमें क्या भरा है? नेगेटिव चार्ज अर्थात ऋण आवेश इसमें भरा हुआ है, ये कह दिया। अब जो ये जो एटम लिया था, ये परमाणु लिया था, इसकी एनर्जी उसने कितनी ली थी? तो जे थॉमसन ने 10⁻⁻10। इसकी एनर्जी इसने बता दी कि इसकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा इसकी एनर्जी अर्थात ऊर्जा 10⁻⁻10 है, ठीक है। अब इसमें जो ये भरा हुआ था ये क्या है? ऋणावेशित कण है। और इसमें जो सबसे ज्यादा भरा हुआ होता है वो क्या होता है? इसमें जो सबसे ज्यादा भरा होता है वो धनावेश भरा होता है, ठीक है। तो ये जो गोला था इसमें क्या भरा हुआ है? धनावेश। ऋणावेशित कण इसमें कहीं कहीं पे मतलब छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा मान लीजिए बहुत बड़ी स्पेस है, उसमें क्या है ना थोड़े थोड़े जगह रह जाते हैं। जैसे मैं मानूं कि आपको एक लड्डू है, जैसे इसको प्लम पुडिंग मॉडल नाम दिया, ठीक है। ये पुडिंग क्या है? एक मिठाई का नाम है, स्वीट का नाम है। इस पुडिंग के अंदर प्लम भरे हुए हैं, ये बोला। इस मॉडल को एक नाम और दिया, इस मॉडल को एक और नाम दिया। उसका नाम क्या था? इस मॉडल का दूसरा नाम था तरबूज का मॉडल, अर्थात वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। अब तरबूज में आपने देखा होगा कि देखिए कि मैं इसको समझाऊं तरबूज से, तो देखिए कि जो तरबूज आपने खाया होगा उसमें जो रेड वाला पार्ट है, जो उसके अंदर जो रेड वाला जो पार्ट है वो किसको दर्शाता है? धन आवेश को दर्शाता है। इन्होंने कह दिया कि भाई जो लाल वाला पार्ट है उसमें तरबूज में वो किसकी तुलना किससे कर दी? इसकी
प्लम पुडिंग मॉडल जो है, इस मॉडल की तुलना किससे कर दी इन्होंने? तरबूज से कर दी। और क्योंकि तरबूज का जो अधिकतर रेड वाला जो पार्ट है, लाल जो भाग है, लाल भाग किसके समान बता दिया उन्होंने? धनावेश के समान। समझ में आई बात? बताइए। अब इसके बाद में जो उसमें जो बीज होते हैं, छोटे छोटे जो बीज होते हैं, उनको इन्होंने क्या कह दिया कि भाई इस लाल पार्ट, इस तरबूज में जो ये छोटे छोटे से बीज हैं, ये क्या है? इसमें ऋणावेश भरा हुआ है। समझ में आई? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं कि आपने लड्डू खाया होगा, मोतीचूर का जो लड्डू था उसको खाया होगा कभी। उस लड्डू में जो पिस्ता हम डालते हैं, बादाम जो डालते हैं छोटे छोटे टुकड़े, उसमें जो वो मोतीचूर का जो दाने हैं, उनको किसका नाम दे दिया इन्होंने? उसका नाम दे दिया, उन्होंने नाम दे दिया कि ये धनावेश भरा हुआ है। और उसमें जो बादाम के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, उनको क्या नाम दिया कि इसमें भाई ये ऋणावेश को दर्शाता है। समझ में आई बात? चलिए, अब ये मॉडल इन्होंने दे दिया, इसके बाद में ये मॉडल यहीं पे इनको क्या कर दिया? खत्म हो गया। अब नेक्स्ट मॉडल आया, अब आए साइंटिस्ट रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल ने उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड मॉडल था उसको गाइगर मूलर एक्सपेरिमेंट भी कहा गया, गाइगर मार्सडन प्रयोग भी कहा गया। ठीक है, तो इसको एक नाम और दिया, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। जो रदरफोर्ड मॉडल ने इसमें कुछ कमियां निकाली, और कमियों के कारण इसको क्या कर दिया? फेल कर दिया। ठीक है, उन कमियों को हम अभी यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, कि जे थॉमसन मॉडल क्या हो गया? यहां पर फेल हो गया। अब रदरफोर्ड ने अपना नया मॉडल प्रस्तुत किया, नया मॉडल दिया। अब नया मॉडल हम देखते हैं। सबसे पहले यहां तक प्लम पुडिंग मॉडल, इसको देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं रदरफोर्ड मॉडल की तरफ। ठीक है, आई होप आपने, मेरे ख्याल से इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा अपनी कॉपी में, नोटबुक में। ठीक है, तो देखिए, अब मैं आपको बात करता हूं रदरफोर्ड मॉडल की। इसका एक नाम और था अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड मॉडल, तो देखिए रदरफोर्ड जो मॉडल था, ये रदरफोर्ड ने दिया था। इसका जो मतलब जो इसका रदरफोर्ड मॉडल, इसको क्यों नाम दिया गया? ठीक है, कि रदरफोर्ड मॉडल जो था, रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने तो इसकी भूमिका निभाई थी कि इसका आइडिया किसका था? ये आइडिया रदरफोर्ड साइंटिस्ट जो थे, वो क्या कर रहे थे? ये अल्फा कणों के बारे में जांच कर रहे थे, इनका प्रकीर्णन करवा रहे थे। ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट पहले से चल रहा था। तो इनके माइंड में एक थॉट आया कि उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ये परमाणु के बारे में थोड़ी जानकारी ले लूं, कि इनकी जो अल्फा कण है ये तो बहुत ही आवेशित है, बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जी भरी हुई है, इनमें ऊर्जा भरी हुई है।
ठीक है, तो इसका क्यों ना मैं कुछ यूज कर लूं। तो इन्होंने अपना जो आइडिया था, इनका आइडिया आया गाइगर मार्शल। ये इनके क्या थे, रदरफोर्ड के इनके क्या थे, ये शिष्य हुआ करते थे, इनके स्टूडेंट हुआ करते थे। अब इनके स्टूडेंट से इन्होंने क्या करवाया, एक्सपेरिमेंट करवाया। ठीक है यार दोस्तों, बताइए प्रिय दोस्तों, आप बताइए कि मैं कुछ कुछ वर्ड आपको इंग्लिश में बोल रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए आप यदि आप IIT JEE का एग्जाम दोगे और यदि IIT JEE की आप प्रिपरेशन करने जाओगे बाहर, तो वहां पर मैक्सिमम वर्ड जो हैं, ज्यादा से ज्यादा जो वर्ड हैं वो क्या इंग्लिश के यूज लेते हैं वहां पे, और फिर आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, कि सर ने क्या पढ़ा दिया, क्या बोल दिया, ये तो मुझे पता ही नहीं है क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, तो इन्होंने क्या किया, एक इनको पता तो था कि जो अल्फा कण है वो कितना वेग से बाहर निकल सकते हैं, कितनी इनमें एनर्जी भरी हुई है। तो इन्होंने क्या किया कि एक हीलियम का एटम लिया, और जो ये प्रयोग किया था इन्होंने, वो कब किया था, 1919 में। ठीक है, इन्होंने एक हीलियम का परमाणु लिया, हीलियम का एटम लिया, हीलियम का एटम लिया +2। ठीक है, यदि हम ये हीलियम है, इसको, ये अल्फा कण नहीं है, ये अल्फा कण नहीं है, ये अल्फा कण लिया, ये अल्फा कण नहीं है हीलियम। इसमें से यदि हम इसका जो चार्ज है इसको हटा दें, यदि हम इसका चार्ज हटा दें यहां से, इसमें से मैं यहां पे लिख रहा हूं, हीलियम में से क्या कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। 2 इलेक्ट्रॉन यदि यहां से हम निकाल दें, तो ये क्या बन जाएगा, एक अल्फा कण बन जाएगा। समझ में कि भाई ये जो हीलियम का जो हीलियम लिया, इसमें से यदि हम इसका जो चार्ज है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, यहां से हटा दें, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा कण बन जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो चलिए, जो हीलियम जो था, ये एक द्विआवेशित कण था। कैसा आवेशित कण था, द्विआवेशित। अब द्विआवेशित कण क्यों था, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इस पर चार्ज है। ठीक है, तो इसका ये द्विआवेशित कण। ठीक है, जो हीलियम है, इसका यदि मैं द्रव्यमान की बात करूं, यदि जो द्रव्यमान इसका था, इसका जो द्रव्यमान है 6.607 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ सॉरी -27 और केजी। अब यूनिट तो आपने पढ़ी होंगी 12th में, सॉरी 11th में, यूनिट तो आपने पढ़ी होगी। यूनिट जो पढ़ी है, जो द्रव्यमान की जो यूनिट होती है, द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो केजी में है। यदि मैं यहां पर आगे जाकर के द्रव्यमान ना लिखूं और मैं ओनली केजी लिख दूं, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या, किसकी बात हो रही है, द्रव्यमान की बात यहां पे कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात। ठीक है, जो इस पर अब इस पर जो हीलियम का जो परमाणु है, एटम है, इस हीलियम के एटम पे हम यदि बात करें, किसकी, हीलियम के एटम पर यदि हम चार्ज की बात करें, तो इस पर आवेश कितना है, इस पर आवेश है, आवेश इस पर बात करते हैं, इस पर आवेश है +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका हम प्रयोग देखते हैं कि इन्होंने, मैं एक बार ऊपर से बता देता हूं मोटे तौर पर, कि इन्होंने क्या किया, अल्फा कण लिए और अल्फा कण का एक पुंज लिया।
अल्फा कण पुंज लिया और उस अल्फा कण पुंज को एक स्वर्ण की पतली पन्नी पर, स्वर्ण फॉइल पर, गोल्ड फॉइल पर क्या कराया इन्होंने, उन अल्फा कणों का प्रकीर्णन करवाया। जब उस पर प्रकीर्णन करवाया सोने की जो पन्नी थी उस पर, ठीक है, देखिए कि यहां पर एक है, यहां पर एक क्या लिया, अल्फा कण पुंज लिया, ठीक है। अल्फा कण, अब जो अल्फा कण थे वो किसके थे, बिस्मिथ के थे, बी आई, इसको क्या बोलते हैं, बिस्मिथ। बिस्मिथ के जो अल्फा कण हैं वो लिए, हम और कोई दूसरा भी कण ले सकते हैं, पोलोनियम के भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो इन्होंने जो यूज में लिया वो बिस्मिथ के कण लिए, बिस्मिथ के एटम लिए, ठीक है। अब यहां पर बिस्मिथ में से क्या हटाया, चार्ज हटाया, तो वो क्या बन गया, अल्फा कण बन गया, ठीक है। ये क्या है, लेड बॉक्स, लेड बॉक्स, ठीक है। यहां पर जो ये लेड बॉक्स था, अब देखिए कि जो यहां पर आप सोच रहे होगे, आपके माइंड में एक थिंकिंग बनी होगी, एक आइडिया आया होगा कि सर यहां पर आपने ये लेड बॉक्स ले लिया, ये बॉक्स क्यों लिया है आपने, ऐसे ही क्यों नहीं प्रकीर्णन करवा दिया, बिना बॉक्स के प्रकीर्णन करवा देते। आपके मन में एक क्वेश्चन बना होगा ये। देखिए यार कि हमें जो दोस्तों आपको पता है कि यदि हम यहां से जो ये अल्फा कण हैं इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये वायुमंडल में ये इधर उधर घूम जाएंगे, ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा, तो इधर भी जाएंगे। तो हमको ऐसा नहीं करना, हमें तो क्या करवाना है, हमें तो सिर्फ एक पॉइंट पर इनको डालना है। ये कि सोने की हम पन्नी ले रहे हैं, उस पर इसको प्रकीर्णन करवाना है, उस पर इंसिडेंट करवाना है, उस पर डालने हैं इसकी किरणों को। समझ में आई, ठीक है। अब हम आगे एक देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको कि ये हमने क्या लिए हैं कि देखिए, ये जो अल्फा कण यहां से निकलेंगे, अल्फा कण को हम यहां से निकालेंगे तो जो ये अल्फा कण हैं वो ये क्या होंगे, इधर उधर घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, ये ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, ठीक है। अब ये ऐसे हमको नहीं घुमाने। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने गांव में जो मकान बने होते हैं उनके ऊपर रोशनदान बने होते हैं, उसमें एक ऊपर जंगला लगा होता है। उस जंगले में कभी आपने देखा होगा कि शाम के टाइम पे क्या वहां से ऐसे धूप आती है तो उसमें छोटे छोटे मिट्टी के धूल के कण जो हैं, मिट्टी के जो कण हैं वो दिखाई देते हैं, आपको देते हैं या नहीं देते। अब वो आपको कैसे दिखाई देते हैं, वो घूमते हुए ऐसे घूम रहे होते हैं, ऐसे घूम रहे होते हैं, ऐसे घूम रहे होते हैं, दिखता है आपको। अब जो इसी तरीके से हमको ये कण है, ये भी तो एक कण है, इस कण को हमें ऐसे चारों तरफ नहीं घुमाना है, हमें तो सिर्फ एक पॉइंट पर इसको डालना है। समझ में आई बात, किस पर डालना है, पॉइंट पर। तो देखिए जो ये हमने लिए है इसको हमने लाड़ ये या फिर हम इसको एक गत्ता भी बांध सकते हैं कि ये जो है ये क्या लिया है हमने, लेड शीट।
अर्थात इसको हम एक गत्ता भी मान सकते हैं, गत्ता लिया है। देसी भाषा में यदि समझे हम, तो हम क्या करते हैं कि देखिए यहां पर अपने बचपन में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक गत्ता लेते थे, उसमें हम सामने से इस एक छेद कर देते थे और इसमें से हम क्या करते थे, टॉर्च डालते थे। ऐसे टॉर्च डालते थे, आपने जो टॉर्च डाला था तो वो टॉर्च है वो कहां जाता था, ऐसे जाता था। अब वो टॉर्च ऐसे उसमें से होके एक ही स्पेसिफिक पॉइंट पे डालने के लिए क्या करते थे हम, एक गोला लेते थे, पाइप ले लेते थे और उसमें उसका क्या लगा देते थे, हम टॉर्च लगा देते थे। समझ में आई बात? ठीक है। यदि नहीं किया हो तो आप अब घर जाके कीजिएगा, अपने घर पे जाना, एक छोटा सा पाइप लेना, ठीक है, आपके घर में पाइप तो होगा, उसमें से अपनी टॉर्च को डालना, लगाना, उसके सामने टॉर्च लगा देना, फिर देखना कि नॉर्मल टॉर्च से यदि हम प्रकाश किसी वस्तु पर डाल रहे हैं, किसी प्रकाश किसी वस्तु पर डाल रहे हैं, तो उस पर जो प्रकाश है वो फैल जा रहा है, स्प्रेड हो जा रहा है, ठीक है। बट हमें स्प्रेड नहीं करवाना, हमें तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक ही जगह पर हमें प्रकाश डालना है। तो हम उस बॉक्स में वो पाइप लेना और उसमें से हमें देखना, उसमें डालना। जब उसमें से प्रकाश जाएगा तो वो एक लंबी दूरी तक जाएगा और एक फिक्स पॉइंट पर ही जाकर गिरेगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये जो लेड शीट लिए हमने, इसमें से क्या किया हमने, जो ये अल्फा प्रकीर्णन थे, अब अल्फा प्रकीर्णन यहां पर इसमें से पास करवाए हमने। अभी जो ये हम अल्फा यहां से निकलवाते, यदि हम ये नहीं लगाते तो ये जो अल्फा कण है वो इधर उधर घूम रहे होते, ऐसे घूम रहे होते, ऐसे घूम रहे होते, ऐसे ऐसे। अब हमें ऐसे नहीं घुमाना, हमें तो ठीक है। तो अब ये क्या किया कि यहां से अल्फा कण चल दिए भाई साहब, चल दिए, निकल गए यहां से अल्फा कण। अब यहां से अल्फा कण निकल के एक हमने यहां पर हमने कैसे भी बना सकते हो इसको, ठीक है। यहां पर हमने एक सोने की पन्नी ले ली, क्या ले ली, स्वर्ण फॉइल ले ली। ये क्या है, एक सोने की पतली पन्नी है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या लिया, सोने की, यहां पे लिख देता हूं मैं, सोने की पन्नी। यदि हम इसकी इंग्लिश में बात करें तो गोल्ड फॉइल इसको बोलते हैं, ठीक है। अब जो इसकी जो हमने सोने की पतली पन्नी ली, इस सोने की आप सोच रहे होंगे यार कि ये सोने की पन्नी हमने क्यों ली। आपके मन में क्वेश्चन बना होगा, मैं आई होप आपके क्वेश्चन बना होगा, मुझे पता है सबके बनता है क्वेश्चन। तो आपने सोचा होगा कि यार यहाँ पर ये सोने की पन्नी क्यों ली आपने, ये यहाँ पे उसकी ले लेते, लोहे की ले लेते, या फिर आप तांबे की ले लेते, या फिर एल्युमिनियम की पन्नी भी ले सकते थे। तो यहाँ पर यार ये सोने की पन्नी ही क्यों ली हमने, क्वेश्चन बना होगा। तो देखिए यार कि मान लीजिए कि ये एक सोने की मैंने यहाँ पर पन्नी ले ली, ये इतनी मोटी पन्नी नहीं है, ये भी इतनी मोटी पन्नी नहीं है, ये डायग्राम में आपको दिख रही है, ठीक है। तो मैंने ये पन्नी ली, इस पन्नी में यार कि हमें सिर्फ इसको इंसिडेंट कराने के लिए, इसको प्रकीर्णन करवाने के लिए सिर्फ हमें एक परमाणु की आवश्यकता है, सिर्फ हमें एक एटम चाहिए, एक परमाणु चाहिए, ओनली फॉर। अब इसमें आपने देखा कि यार यहां पे एक परमाणु है, यहां पे भी एक परमाणु है, यहां पे भी एक परमाणु है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी हमने जो सोने की जो फॉइल थी वही क्यों ली, ठीक है। मैंने ये तो आपको बता दिया कि जो सोने की जो फॉइल है इसको हमने लेने का रीजन ये था कि इससे जितनी पतली सोने की परत हम बना सकते हैं, उतना पतला हम क्या नहीं बना सकते, लेड या फिर अपने आयरन, लोहा एंड एल्युमिनियम की हम उसकी इतनी पतली फॉइल हम इसकी नहीं बना सकते,
ठीक है। एक दूसरा रीजन भी था इसका दूसरा रीजन जो था, जो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, जो गोल्ड है, जो सोना है, उसका परमाणु क्रमांक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जो सोना है, ये सोना, इसका जो परमाणु क्रमांक की यदि हम बात करें तो परमाणु क्रमांक इसका होता है 79। ठीक है, समझ में आई बात? और इसका जो द्रव्यमान होता है 197 AMU। ठीक है, अब देखिए कि आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे यार इतनी पतली पन्नी लेने की जरूरत क्या थी कि छोड़ने की, मैं तो मोटी पन्नी ले लेता और मोटी पन्नी में से प्रकीर्णन करवा लेता। बात आई समझ में? तो यार यहाँ पर इसका लेने का रीजन आप बताइए। देखिए आपके मन में क्वेश्चन बनाइए, अपने माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो ये जो पतली पन्नी ली, इस पन्नी में यहाँ पर क्या है, ये एटम भरे हुए हैं, इसमें छोटे छोटे परमाणु हैं। ठीक है, अब मैंने यहां पे मान लीजिए कोई कण डाल दिया। अब इस कण का यहां पर मैंने कोई प्रकीर्णन करवाया तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये किसके कारण क्या घटना घटित हो गई। यहां पे तो बहुत सारे एटम हैं, इन एटमों में से किसके साथ में क्या घटना घटित हो गई यहां पे, ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा भाई। जब हमें तो सिर्फ एक परमाणु से मतलब है, हमें तो इतने सारे परमाणुओं से मतलब नहीं है। समझ में आई? जैसे देखिए कि आपने गति पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं पढ़ाऊंगा आगे। तो गति में क्या किया था, मान लीजिए कि ये कोई बॉक्स है, ठीक है, इस पर एक इधर से बल लग रहा है, ये एक इधर से बल लग रहा है। समझ में? अब ये जो बल लग रहा है तो ये बॉक्स है वो यहां से खिसकेगा और यहां पर आएगा, ये खिसका। अब इसका हमें एक फिक्स पता नहीं है भाई, एक तो इधर से इसमें बल लग रहा था, ठीक है, ये इधर से इसमें बल लग रहा है, एक इधर से बल लग रहा है। तो इन दोनों बलों का जो परिणामी बल है, परिणामी फोर्स है, परिणामी फोर्स, उसके कारण क्या हुआ है, ये बॉक्स आगे खिसका। ठीक है, अब मैं कहता कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे यहां से बल लगाया, फोर्स लगाया, इसके कारण ये खिसका। तो अब हमें पता है कि यहां पे तो भाई एक ही फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के कारण ये आगे खिसक रहा है। बट यहां पे तो क्या हुआ भाई कि यहां से एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको इसको समझाने के लिए। तो यहां से तो इसमें फोर्स लगा, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है। तो इन दोनों का परिणामी जो निकलेगा, इनका दोनों का योग सहयोग जो होगा, उसके कारण जो बल निकला है वो क्या है, यहां पर ये है। बट हमें ये परिणामी बल नहीं चाहिए, हमें तो एक ही पॉइंट का इसमें। अब देखिए मैंने यहां पर ये कोई अल्फा पार्टिकल का मैंने प्रकीर्णन करवाया और ये कण है, अल्फा कण है, वो इससे भी टकराया, इससे भी टकराया। अब इससे टकराने के बाद पता नहीं ये कहां जा रहा है, इससे टकराने के बाद पता नहीं कहां जा रहा है। ठीक है, तो हमने जो सोने की जो पतली पन्नी बनाई वो इसी टाइप से, इस तरीके से मॉडिफाई कर दी कि उसमें केवल और केवल एक ही परमाणु बचा, एक ही एटम बचा। समझ में आ गई बात? यस या नो? ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे कि सर इसका रीजन कैसा है, कि जो सोने की पन्नी होती है उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 79। ठीक है, ये AMU इसका इतना भारी द्रव्यमान। यार आप सोच रहे होंगे कि सर यार कि आप तो कम परमाणु क्रमांक वाला ले लेते, कोई किसी ऐसा एटम किसी ऐसे पदार्थ से इसको बनाते कि उसका परमाणु द्रव्यमान कम होता, परमाणु क्रमांक कम होता। सोच रहे होंगे ना इस बात को, है ना? तो देखिए यार मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए बहुत भारी भरकम भीड़ है, उसमें क्या किया, एक मोटा आदमी खड़ा है, बहुत मोटा आदमी है और मेरा जैसा कोई पतला सा है। उसको क्या किया, मोटे वाले आदमी को मैंने धक्का दिया,
तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने साइड वालों से पूछा कि इसको किसी ने धक्का दिया क्या, बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, इसमें तो किसी ने धक्का नहीं दिया। अब यदि वो मोटा आदमी मेरे में धक्का दे तो मुझे पता चल जाएगा कि सब बोलेंगे कि भाई इसने धक्का दिया इसलिए नीचे गिर गया, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो स्पीड है, इसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है इस अल्फा कण की। इस अल्फा कण की स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, इस इतनी स्पीड है कि यदि हम इससे टकराएंगे, यदि हम इससे टकराएंगे, इस फॉइल से टकराएगा ये, तो ये श्योर है, ये कंपलसरी है कि ये यहां से बाहर निकलेगा ही निकलेगा। ये कण यहां से बाहर निकलेगा ही निकलेगा, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि इसका जो वेग है, वेग जो अल्फा कण का जो वेग है वो कितना है, इसका जो वेग है, स्पीड है, वो क्या है 2.1 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड कितनी ज्यादा है आपको पता होगा, कितनी ज्यादा है ये स्पीड, कि ये स्पीड बता रही है कि इस पर यदि ये जो अल्फा कण टकराएगा, यदि इस पर अल्फा कण टकराएगा तो ये श्योर है, कंपलसरी है कि ये यहां से बाहर निकलेगा ही निकलेगा। चलो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं कि देखिए कि मान लीजिए एक बुलेट की जो बुलेट है, मान लीजिए एक बंदूक है, उसकी गोली है, उसका जो द्रव्यमान कितना सा होता है, बहुत ही कम द्रव्यमान होता है। कितना सा द्रव्यमान, बहुत कम द्रव्यमान होता है यार, इतना द्रव्यमान तो बहुत कम होता है। बट जब वो किसी की बॉडी में जाके लगती है तो उसकी, उस इंसान की क्या हो जाती है, धज्जियां उड़ जाती हैं, पता है आपको। बट उसका आपने सोचा होगा कि यार इतनी सी जो गोली है वो इतने बड़े इंसान को कैसे मार सकती है, कभी सोचा है आपने, कभी माइंड में आपके थॉट आया, ये नहीं आया होगा। तो यार देखिए कि वो इतनी सी गोली है, बट आपने ये नहीं सोचा कि उसकी पीछे की जो पीछे उसमें वेग लग रहा है, उसका जो वेग है उसके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं। उसका तो केवल आपने द्रव्यमान देख लिया कि भाई इतनी सी गोली है वो कैसे इतने बड़े आदमी को मार सकती है। बट आप उसकी यदि पीछे की थ्योरी देखें तो जब यदि हम बुलेट है, कोई गोली है, वो यदि निकलेगी तो वो इतनी स्पीड से जाती है कि वो सामने वाला जो है, इवन उसकी दूरी डिस्टेंस ज्यादा ना हो, ठीक है, इवन उसकी डिस्टेंस, ताकि इवन का मतलब ताकि उसकी स्टैंड जो डिस्टेंस है, जो सामने वाला जो बॉडी रखी है उसकी डिस्टेंस ज्यादा दूर ना हो, ठीक है। तो इतनी स्पीड से निकलती है कि वो सामने वाली जो पार्ट रखा है, बॉडी रखी है, उसको छेदते हुए बाहर निकल जाती है। समझ में आई। तो उसी तरीके से हमने यहां पे अल्फा कण की स्पीड ली है और ये स्वर्ण जो फॉइल है इस पर हमने प्रकीर्णन इसका करवाया है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखिए, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, यहां पे एक कवर हमने आवरण लगा दिया, एक आवरण लगा दिया, ये इस तरीके का कोई आवरण है। ये डायग्राम एक बार देख लेना आप, ठीक है, आपकी बुक में। ये आवरण लगा दिया, ठीक है। अब यहां से जो अल्फा कण हैं, जो अल्फा कण यहां पे आ रहे हैं, जो ये अल्फा कण हैं वो यहां से सीधे निकल जाने चाहिए थे। अब अधिकतर मैक्सिमम जो कण हैं, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कण, ज्यादा से ज्यादा अल्फा कण जो है वो यहां पर आकर डट जाते हैं, रुक जाते हैं, यहां पर जाके इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। अब जो कुछ अल्फा कण थे वो यहां से क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं, यहां से अपने पथ से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, अपने पथ से विचलित होते हैं। और वो कैसे, यहां से मान लीजिए ये यहां पर आ गए, यहां पर आ गए, तो ये किस एंगल से ये डिफ्लेक्ट हुए, वो एंगल है, वो है थीटा। समझ में आई बात। अब जो ये हमने एक आवरण लिया है, इसको हमने इस पर ZnS की, जिंक सल्फाइड की क्या कर दी, लेप कर दिया, इस पर एक परत चढ़ा दी ZnS की। इस ZnS की परत यहां पर क्यों चढ़ाई हमने,
कि भाई ZnS की परत इसलिए हमने चढ़ाई यहां पर कि ZnS है, तो यहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा इस पे जो कण डालेंगे हम, इन कणों की, ये जो कण है छोटे छोटे कण हैं, वो हमें इजीली आसानी से दिखाई दे सके, आसानी से हमें दिखाई दे सकते हैं। समझ में आई बात? तो अब हमने यहां पर आखिर में निष्कर्ष हमने निकाला, तो पाया कि यहां पर है कि ये अल्फा कण एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया। ठीक है यार, इसमें से एक अल्फा कण ऐसा था, इसमें से एक अल्फा कण ऐसा था कि वो अपने पथ से भी विचलित नहीं हुआ, वो यहां से सीधा भी नहीं गया, और वो लौटकर वापिस पुंज की तरफ आ गया। तो यहां पर रदरफोर्ड का क्या हो गया, माथा खिसक गया। यार ये कैसे हो गया? सोचने वाली बात है यार कि सारे जो कण हैं वो तो यहां से निकल कर अगर ZnS की जो आवरण लगाया हुआ है उस पर जा रहे हैं, बट यार ये एक कण है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, इसको क्या दिक्कत हो गई कि ये वापिस आ गया लौट के? सोचने वाली बात है। ठीक है, तो एक बार यहां तक आप नोट डाउन कीजिए इसको, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। यहां पर एक चीज और लिख लीजिए कि जो इसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई थी, मोटाई जो है 2.1 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, लिखिए इसको। तो चलिए, शायद आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए मैं डायग्राम तो यहां से नहीं मिटा रहा हूं, बट ये मैं यहां से ड्रॉप कर रहा हूं। ठीक है, मिटा दे रहा हूं। इसके हम क्या देख रहे हैं अब? परिणाम। रिजल्ट देखिए कि पहला रिजल्ट यहां से निकल के आया कि 0.14 प्रतिशत अल्फा कण 1 डिग्री से कम कोण पर विक्षेपित हुए। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि देखिए कि 10,000 अल्फा कण थे, 10,000 अल्फा कण थे, में से 14 कण, कितने? 14 कण। 10,000 में से ये 10,000 अल्फा कण हमने यहां पे डाले, तो उन 10,000 अल्फा कणों में से 14 कण एक ही ऐसे थे कि यहां से 1 डिग्री के, कितने? 1 डिग्री के कोण पर क्या हुए? वो विक्षेपित हुए। कि मतलब ये सेंटर से जाना यहां पे था, बट वो यहां पर ऊपर नीचे निकल गए। कितने थे? 14 कण। ठीक है, बहुत कम होते हैं। सेकेंड बात, सॉरी, यहां पर जो अधिक कोण लिखेंगे, यहां पर कम नहीं, अधिक कोण, 1 डिग्री से अधिक।
1 डिग्री से यदि कम रहेगा तो वो तो बहुत ही कम हो जाता है, बिल्कुल इसके सारे 0.5 डिग्री, मतलब बहुत कम डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 0.1 डिग्री से अधिक कोण पर क्या हुए, विक्षेपित हुए। कितने कण, 0.14%। यदि हम इनका एवरेज निकालें 10,000 में से तो इनका कितना कण निकले, 14 कण। ठीक है, सेकंड है कि 0.125% कितने में से, इसका मतलब है कि 8000 अल्फा कण में से 8000 अल्फा कणों में से कितने कण, एक कण जो था अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हुए। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट है कि 10 लाख अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ। समझ में आई बात कि 180 डिग्री का मतलब है कि देखिए 90 कहां पे बनेगा, यहां पर 90, यहां पर 180 पर वापस आ गया। एक अल्फा कण ऐसा था कि यहां पर प्रकीर्णन के बाद में, यहां पर इंसिडेंट होने के बाद में वापस लौट आया। ठीक है, इसका रीजन अभी हम आगे समझेंगे। क्योंकि यदि हम व्हाट पॉइंट इसका परिणाम देखें, रिजल्ट ग्राफ देखें इसका, एन थीटा और थीटा, देखिए जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, देखिए कि यहां पर मान लीजिए थीटा डिग्री है, ये थीटा 1 है। ठीक है, यहां पर आया एक कोई कण आया, यहां पर रिफ्लेक्शन के बाद में, इसमें इंसिडेंट होने के बाद में यहां से परावर्तन हुआ इसका। ठीक है, और यहां पर आया तो इस पर क्या हुआ, थीटा 2 हो गया। यहां पर जैसे जैसे थीटा 2 की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इधर भी थीटा 1 थीटा 2 बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि अल्फा जो कण है, अल्फा कण है, उनकी संख्या कम होती जा रही है। जैसे जैसे इसको आगे उधर की थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, तो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी, अल्फा कणों की संख्या भी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखें तो ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, एन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती है 1/sin
की पावर 4 थीटा बाई 2 के, अर्थात जो एन थीटा है वो व्युत्क्रमानुपाती है साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 के। समझ में आई बात? ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। उसका एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे N2 N1 डिवाइडेड बाई N2 इज इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, थीटा 1 रख सकते हो इसको, साइन की पावर 4 थीटा 2 बाई 2। ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। तो अब हम इसका निष्कर्ष पे देखते हैं। यहां पर इसको एक बार लिख लीजिए, एक बार पूरा लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, फिर इसकी हम निष्कर्ष देखते हैं, कॉन्क्लूजन इसका हम देखते हैं क्या निकलता है। आई होप आपने लिख लिया होगा, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। निष्कर्ष देखिए कि इन्होंने बोला कि ये प्रकीर्णन से सिद्ध हुआ, ये प्रयोग किया, तो इस प्रयोग से सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है। अब ये कैसे पता चला इसको? आपके माइंड में क्वेश्चन तो आया होगा कि भाई ये खोखला क्यों लिख दिया, हमें तो पता ही नहीं चला खोखला कैसे। यस या नो? तो देखिए यार, देखो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों मेरे, कि हमने क्या किया कि यहां से जो अल्फा कण था इसको हमने यहां से प्रकीर्णन करवाया था इस सोने की पन्नी पर। ठीक है। इस सोने की पन्नी पर जब प्रकीर्णन करवाया तो इसमें हमें पता चला कि जो सारे के सारे अल्फा कण थे, पूरे के पूरे अल्फा कण जो थे वो कैसे निकल गए? बिल्कुल सीधे निकल गए, सीधे। अब सीधे निकल गए तो ये यहां पर निकल गए बाहर। तो इसको पता चला, इन्होंने इससे सोचा कि यार यहां पर तो कोई भी अल्फा कण नहीं रुका। जब यहां पर कोई भी अल्फा कण नहीं रुका तो इन्होंने माइंड में इनकी थिंकिंग आई कि यार यहां पर तो इसमें कोई खोखला है, इसमें तो कोई परमाणु नहीं है, इसके लिए रोकने के लिए कुछ तो होना चाहिए, इसमें है ही नहीं, तो ये खोखला है। तो इन्होंने बोल दिया कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो क्या होगा? खोखला होगा। सेकंड पॉइंट देखिए कि यहां से हमें पता चला कि एक कण जो था वो बाहर निकल आया वापस। उसका रीजन देखिए वो कैसे निकला। देखिए सेकंड पॉइंट कि ये परमाणु है। ये परमाणु किसका है? मैं मान रहा हूं कि ये सोने की पन्नी है उसका एक परमाणु यहां पर मैंने मान लिया। ठीक है। इस परमाणु में अब हमने यहां से क्या किया? एक अल्फा कण प्रकीर्णन करवाया। ठीक है यार। यहां पर आप देखिए, एक आपने सोचा होगा कि आपने देखा होगा कि प्लस प्लस पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है। नेगेटिव क्या होता है? ऋणावेश भी प्रतिकर्षण होता है। यदि हम इनका चेंज करते हैं प्लस माइनस,
तो अब ये क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे की तरफ झुकेंगे, ठीक है। बट यदि हम माइनस माइनस को मिला दें तो ये क्या होंगे, दूसरी तरफ भागेंगे, प्रतिकर्षण होगा इनमें, यस या नो। अब इनमें प्रतिकर्षण जब हो रहा है तो देखिए कि इन्होंने आइडिया लगाया, माइंड में सोचा कि ये सोने की एक पन्नी है कि भाई यहां पर एक कोई अल्फा कण टकराया तो ये तो प्रतिकर्षित नहीं हुआ, ये तो भाई सीधा यहां पर निकल गया आगे। समझ में आ रही है बात, ये तो सीधा निकल गया। आप अभी मैंने बताया आपको, जैसे यहां पर निकला था ये कण अल्फा कण, ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे प्रकीर्णन करवाया, यहां पर करवाया इस पॉइंट पर, तो ये क्या है, इसका नाभिक है, इस परमाणु के पास में आता जा रहा है, केंद्र के पास में आता जा रहा है, सेंटर के पास, तो यार ये भी सीधा निकल गया इसमें, ठीक है। अब हुआ क्या, अब होता यह है कि भाई एक कण अल्फा कण और आया, एक अल्फा कण और आया, तो इस अल्फा कण ने कारस्तानी कर दी, यहां पे कर दी। अब इसने क्या किया भाई, ये जैसे ही नाभिक के पास आया तो नाभिक के पास आते ही यहां पर तो भाई पॉजिटिव चार्ज बैठा है रे, अरे भाई यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज बैठा है, अब तो ये भागेगा दूर। अभी यहां पर ये क्या हुआ, यहां पर प्रतिकर्षण हुआ और ये यहां पर चला गया। अब यहां पर पैसा पता कैसे चला यार, ये कण तो सारे सीधे निकल रहे थे, अब ये कण तो सादे सीधे निकल रहे थे और ये ऐसे एकदम से अचानक से ये ऐसे कैसे निकल गया भाई, ये सीधा ऐसे कैसे चला गया, आपकी सोचने वाली बात है ये तो, ठीक है। अब एक कण और था, अब एक कण तो भाई इसने तो हद ही कर दी, एक कण और था, अब इसने तो भाई इस कण ने तो हद कर दी, ये कण ने तो हद कर दी कि यहां पर टकराया और टकराने के बाद ये तो ऐसा पीछे को भागा कि जैसे बहुत बड़ी घटना घटित हो गई हो यहां पे। समझ में आ रही है बात कि ये इस तरीके से इतने वेग से इतने वैसे भागा पीछे की तरफ, जहां से आया था वहीं पे भागो, यहां पे तो खतरा मंडरा रहा है, खतरा, यहां पे तो डेंजर है, यहां पे तो मैं मर जाऊंगा भाई, ठीक है। अब इन्होंने सोचा यार यहां से ये वापस कैसे चला गया, बाकी कण तो सीधे निकल रहे हैं अल्फा के कण सारे, तो इन्होंने सोचा कि यार यहां पर तो भाई पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जो अल्फा कण जो हमने प्रकीर्णन करवाए थे यहां पर वो पॉजिटिव थे, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, दूर भागते हैं एक दूसरे से, बनती नहीं है कभी भी इनमें, ठीक है। जैसे पेट्रोल की और माचिस की तिल्ली की नहीं बनती, ठीक है, उसी तरीके से यहां पर जैसे परमाणु की नहीं बनी, और यहां पर क्या बोल दिया इन्होंने भाई, इस पॉइंट पर तो धनावेश बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहां से एक निष्कर्ष निकल के आया, और वो निष्कर्ष क्या था कि इस जो सोने की एक पॉइंट है, परमाणु का एक जो केंद्र बिंदु है, जो नाभिक है, सेंटर पॉइंट है, वो क्या होता है, धन आवेशित होता है। समझ में आई बात, नाभिक, और ये क्या था, परमाणु। ठीक है, तो समझ में आई बात कि ये परमाणु है। अब इसमें देखो कि जो परमाणु जो नाभिक है, नाभिक इतना सा पॉइंट, इतना सा देखो मैं बताता हूं, इसका जो ये कितना है, ये कितना बड़ा है परमाणु, जो नाभिक है इसका नाभिक 10⁻15, और परमाणु जो है वो कितना बड़ा है, 10⁻10। तो सोचिए कि अब ये नाभिक से परमाणु कितना बड़ा है, ठीक है, कहां पर -10 है और कहां पर -15 है। समझ में आ रही है बात, अर्थात यहां से एक निष्कर्ष निकल के आया, उसको मैं लिख देता हूं कि परमाणु के केंद्र में
संपूर्ण धनावेश समाहित संपूर्ण धनावेश क्या होता है? समाहित होता है। ठीक है, और जो संपूर्ण धनावेश जहां पर समाहित होता है उसको क्या कहा गया? यहां पर नाभिक कहा गया। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका, इन्होंने कहा कि जो परमाणु है, एटम है, वो क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, एक पॉइंट और है, फोर्थ पॉइंट, उसको मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। तो चलिए कि देखिए कि इन्होंने जो रदरफोर्ड थे उन्होंने आगे देखा कि ये एक परमाणु, ये एटम था एक। ठीक है, ये एटम था। इस एटम का जो नाभिक था, इस नाभिक में इन्होंने मान लिया कि एक Ze आवेश रखा हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। यार अब इन्होंने सोचा कि यार भाई मैंने ये बोल तो दिया कि भाई परमाणु उदासीन होता है, मैंने ये बोल तो दिया उदासीन होता है परमाणु, एटम है जो उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं होता उस पर। बट यार उन्होंने आगे देखा, उनके माइंड में एक थॉट आया, किसी आदमी ने, मान लीजिए एक्स पर्सन कोई था, उसका दोस्त था, उन्होंने बताया यार कि आपने बोल दिया ये उदासीन है, बट मुझे समझ में नहीं है ये उदासीन आपने बोल कैसे दिया। कि भाई यार इसमें तो इलेक्ट्रॉन, जो आपके दोस्त आप डिस्कस कर रहे थे कि इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, जब भी यार इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन है वो तो इतना पावरफुल है, वो तो इस धनावेश है, यहाँ पे इतना पावरफुल धनावेश बैठा है कि इसने अल्फा कण को वापस भेज दिया था। समझ में आई? अल्फा कण को जब वापस भेज दिया, इतना भारी कण यहाँ पर बैठा हुआ है, तो सोचने वाली बात है कि ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर जैसे नीचे आएगा आकर्षण बल लगेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैसे होते हैं? खींचते हैं आपस में, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को तो इसमें आ जाना चाहिए था, इसे नाभिक में ही गिर जाना चाहिए था, तो परमाणु का तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। यस या नो? अभी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ये वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, इसे इलेक्ट्रॉन को इसमें समाहित हो जाना चाहिए था। ये क्वेश्चन बना आपका। तो ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को यहां पर नाभिक में समाहित हो जाना चाहिए था, तो परमाणु का तो कोई अस्तित्व ही यहां पे नहीं बचता। मतलब अपने जो वर्ल्ड है उसमें, दुनिया में इस परमाणु का तो अस्तित्व ही नहीं बचता। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि अब मैं अब एग्जांपल देता हूं कि यार इन्होंने देखा, इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में कैसे चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगा रहा है। कैसे चक्कर लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, बट इसके अंदर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसी तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चक्कर लगा रहा है। समझ में आई? वो कैसे रुकी हुई होती है? पृथ्वी नहीं गिरती है अंदर उसमें, क्योंकि उसमें अभी केंद्रीय बल लग रहा होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा होता है। समझ में आई बात? लिख देता हूं इसको मैं। इलेक्ट्रॉन
ठीक है, समझ में आई बात। इसलिए एक नोट लगा लीजिए, इसलिए इसे प्लेनेटरी मॉडल कहा गया। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। मैं और अच्छे बेटर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन करेंगे और फिर देखेंगे इसके क्वेश्चन, थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। ओके।